सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आज का मेरा विषय है समाज शास्त्र का जन्म एवं विकास, और आज हम लोग उसमें जो चर्चा करेंगे वह चर्चा का विषय है समाज शास्त्र के उदय के कारण क्या हैं। आखिर कैसे उद्योग एवं पूंजीवाद ने एक नए विषय के रूप में समाज शास्त्र को जन्म दिया। समाज शास्त्र का जो उदय है उसका मूल कारण है उद्योग और पूंजीवाद। जब उद्योग का विकास हुआ तो कारखानों का भी विकास हुआ, मशीनों का भी विकास हुआ। पूंजीवाद के संदर्भ में ही ऐसा हुआ। उद्योग और पूंजीवाद ने क्या किया कि जो पुराना समाज था उसको असंगठित कर दिया और अस्थिर बना दिया। तो ऐसी ज़रूरत महसूस होने लगी कि समाज में पुनः स्थिरता लाने के लिए, समन्वय लाने के लिए कोई ऐसा विषय होना चाहिए जो समाज का विकास के साथ साथ प्रगति भी कर सके। इसलिए जो है लोगों ने सोचना प्रारंभ कर दिया कि एक विषय के रूप में समाज शास्त्र होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो पूरे विश्व में उद्योग और पूंजीवाद का जन्म जो है इंग्लैंड और हॉलैंड में सर्वप्रथम हुआ। इन दोनों देशों में उद्योग के कारण एवं पूंजीवाद के कारण समाज में बहुत अधिक बिखराव हुआ तथा विखंडन हो गया। लोगों के बीच संघर्ष होता रहा, लेकिन योग्य शासक उनकी बुद्धिमत्ता, कल्पनाशीलता के कारण समाज की स्थिति पर नियंत्रण हमेशा बना रहा, जिससे समाज में शांति और व्यवस्था कायम रही। जहाँ तक सवाल है तत्कालिक कारण क्या था कि समाजशास्त्र विषय का जन्म हुआ, तो फ्रांस में उद्योग और पूंजीवाद जो था वह इंग्लैंड के 100 साल के बाद शुरू हुआ। फ्रांस और इंग्लैंड में पुश्तैनी प्रतिद्वंद्विता रहती थी, जिसके चलते फ्रांस ने क्या किया कि औद्योगिकरण को बहुत तेज कर दिया ताकि वह इंग्लैंड की बराबरी कर सके। उस समय फ्रांस जो देश था उसमें 3 विशेषताएं थी। एक तो यह था कि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से हो रहा था, जिससे फ्रांस में भी यह प्रक्रिया उससे भी तेज़ करना चाह रहे थे लोग। यही कारण था कि फ्रांस में जब औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ तो वहाँ का समाज बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुआ। समाज के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होने लगे। दूसरा जो कारण था, फ्रांस का जो शासक वर्ग था वह बहुत अधिक कल्पनाशील नहीं थे। वह समय के चरित्र को पहचान नहीं पा रहे थे, जिसका कारण यह भी था कि उनका जो पूर्व इतिहास था वो बहुत ही गौरवशाली था, जिसमें फ्रांस का जो शासक होता था उसे जो है यूरोप के सबसे शक्तिशाली शासकों के रूप में जाना जाता था, और जिन्होंने एक नई प्रणाली को भी स्थापित किया था। तो यह गौरव भाव हमेशा उनके मन में बना रहता था। फ्रांस में जब परिवर्तन होने लगे तो उन परिवर्तनों का विरोध भी होने लगा। जितना उन परिवर्तनों का विरोध हुआ, परिवर्तनों की आंधी उतनी ही तेज़ी से बढ़ती गई।
तीसरा कारण था फ्रांस की जो जनता है वह यूरोप के अन्य देशों से अधिक संवेदनशील है। यहाँ की जनता बहुत जल्दी क्रोधित होती है और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करती है। यही कारण है कि फ्रांस में बहुत अधिक हिंसा हुई एवं फ्रांस में आंदोलनकारी बड़ी संख्या में मारे गए। वहाँ पुरोहितों की हत्या हुई और राजतंत्र को उखाड़ फेंका गया। उपर्युक्त तीनों कारणों के परिणाम को फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, जिसके संबंध में डेविस टॉमसन ने कहा है समाजशास्त्र विषय भी फ्रांसीसी क्रांति रूपी समुद्र मंथन से पैदा हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के अनेक परिणाम हुए, जिसमें जो सर्वप्रमुख परिणाम है वह है समाजशास्त्र का जन्म। समाजशास्त्र का जब जन्म नहीं हुआ था उसका कारण था कि फ्रांस में उद्योग और पूंजीवाद ने काफ़ी उथल फुथल मचा दी थी, अव्यवस्था और बिखराव को जन्म दे दिया था, जिसको कि वहाँ के शासक वर्ग संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सेंट साइमन ने समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए और समाज के अध्ययन के लिए एक नए विषय के बारे में सोचा और उस विषय का नाम रखा सोशल फिजियोलॉजी। लेकिन यह विषय भी दार्शनिक ज़्यादा सिद्ध हुआ, वैज्ञानिक कम। इसलिए सेंट साइमन के विचार अधिक लोकप्रिय नहीं हो सके। लेकिन उनके जो बुद्धिमान सचिव थे अगस्त कॉम्टे ने भी समाज के अध्ययन एवं आवश्यकता को महसूस किया और एक विषय को जन्म दिया और उस विषय का नाम रखा सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स तो रख दिया नाम, लेकिन इस शब्द का पहले से दूसरे विद्वान इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए अगस्त कॉम्टे ने 1838 में अपने विषय का नाम बदल कर रख दिया समाजशास्त्र और कहा कि समाजशास्त्र के माध्यम से समाज का अध्ययन करने के बाद ऐसे निष्कर्ष प्राप्त होंगे जिससे समाज में व्यवस्था और प्रगति की श्रृंखला कायम हो सकेगी। इस प्रकार समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में तो हो गया, लेकिन इसका विकास नहीं हो सका। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने अनेक विखरावों को जन्म दिया, जो लंबे समय तक चलता रहा और राजनीतिक क्षेत्र में नेपोलियन के आने से उन्होंने पुनः कानून और व्यवस्था की पुरानी पद्धति लागू कर दी, जिसके कारण राजनीतिक स्थिरता तो आ गई लेकिन सामाजिक स्थिरता नहीं आ पाई। यही कारण था कि फ्रांसीसी क्रांति के बावजूद भी फ्रांस में समाजशास्त्र का जन्म तो हुआ लेकिन विकास नहीं हो सका। अगले अध्याय में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर समाजशास्त्र का विकास कहाँ और कैसे हुआ। अभी तक हमने जाना कि समाजशास्त्र के जन्म के पीछे जो मुख्य कारण था वह उद्योग और पूंजीवाद था। पूंजीपतियों ने इस तरीके से समाज का विकास करना चाहा जो उनके हित में, जिसके कारण हुआ क्या कि पूरे समाज में बिखराव और विखंडन हो गया। चारों तरफ अव्यवस्था फैल गई। अव्यवस्था फैलने के कारण समाज में एक ऐसे विषय को महसूस किया जाने लगा जो समाज में व्यवस्था और प्रगति लाए।
तो सर्वप्रथम सेंट साइमन ने इसके विषय में सोचा कि कोई एक विषय होना चाहिए जो समाज का अध्ययन कर सके, और उन्होंने एक नए विषय के रूप में सोशल फिजियोलॉजी का सुझाव दिया, लेकिन यह ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो सका, जिसे अगस्त कॉम्टे ने भी स्वीकार नहीं किया। अगस्त कॉम्टे ने एक नए विषय के रूप में सोशल फिजिक्स का आविष्कार किया और कहा कि यह एक ऐसा विषय होगा जो वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर समाज का अध्ययन करेगा, समाज की चीज़ों को परिभाषित करेगा। इसलिए उन्होंने 1838 में अपने इसी विषय का नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया और कहा कि समाजशास्त्र ही वह विषय होगा जो समाज की व्यवस्था और प्रगति का अध्ययन करेगा। समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में तो हो गया, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक बिखराव और शासक की दूरदर्शिता की कमी के कारण इस विषय का विकास फ्रांस में नहीं हो सका। लेकिन फ़िलहाल हम अगस्त कॉम्ट को उनके द्वारा आविष्कार किए गए इस विषय जो सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का अध्ययन करता है की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती चली गई। यही कारण है कि आज एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को हर एक कोई पसंद करता है। आज का लेक्चर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।